हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन नहीं है। आज एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ और ये थ्योरी नॉर्मली कोचिंग्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में नहीं पढ़ाई जाती है। एक बच्चा है अपने यूट्यूब फैमिली में, काफ़ी समय से वो कमेंट कर रहा है कि सर द मेथड ऑफ इमेज ऑफ चार्जेस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक होता है, उस पर वीडियो बनाऊँ। तो बस उसी की रिक्वेस्ट पूरी की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सोचो कि ये एक लेक्चर है जिसमें कि मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी एक्चुअली हम पूरा बेसिक से डिराइव करेंगे, आउट ऑफ स्क्रैच, मतलब फ्रॉम नथिंग। बिल्कुल बेसिक यूज़ करके हम थ्योरी डिराइव करेंगे। देन फिर उस थ्योरी को हम कंफर्म भी करेंगे, क्योंकि फिर अगर कई बार क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होती है थ्योरी, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए था। तो वो जो थ्योरी है उसको हम कंफर्म भी करेंगे और फिर उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स मतलब कि मैं सॉल्व करूंगा, आप देखोगे, तो आपके लिए सॉल्व रहेंगे, मेरे लिए अनसॉल्व्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे सामने जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, जो कि एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग मेटल शीट के ऊपर है। और ये जो शीट है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये जो शीट है इस पर हमने कोई चार्ज नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट शीट है मेटल की बनी हुई है और ये न्यूट्रल है, और इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है कि इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताओ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इस चार्ज पर जो फोर्स है वो किस वजह से लगेगा। देखो बहुत सिंपल है, ये जो पॉइंट चार्ज होता होगा ये क्या करेगा, ये इस मेटल शीट के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन्स थोड़े पास पास होते होंगे, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। पता नहीं समझे या नहीं, एक और डायग्राम से समझाता हूँ। बहुत पेशेंस के साथ मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। वीडियो हो सकता है लेंदी बने, तो उसकी चिंता मैं नहीं कर रहा। ठीक है, देखो एक्चुअली हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये मेटल शीट है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी, और इसके ऊपर जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो ये चार्ज क्यू क्या करेगा, इसके मेटल शीट के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे ये थोड़ा पास पास होते होंगे, और जैसे जैसे अपन थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा होता होगा। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ माइनस आया है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ क्या आ गया होगा, प्लस इंड्यूस हो गया होगा। कुछ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, इस क्यू पर इस इंड्यूस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है सरफेस पे, इसकी वजह से क्या फोर्स आता होगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात आपसे पूछी गई है। तो आई थिंक सिचुएशन तो आप समझ गए। ठीक है, तो अब इसी सिचुएशन का अपन तोड़ निकालने वाले हैं और एकदम बेसिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहेगा। मतलब कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर 2 बार हिंट देगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन हिंट्स को रिसीव करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो देखो फाइनली अब हम इसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है ना। ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन्फिनिटी पर जाकर के किसने देखा इसको इन्फिनिटी पे जाकर के थोड़ी ना कोई देखने वाला है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या सर्कुलर डिस्क है या फिर ट्रायंगुलर प्लेट है। इन्फिनिटी पे जाके थोड़ी ना मैं इसको जज करूँगा कि इसका शेप एक्चुअली कैसा है। तो इस बात का फ़ायदा उठा करके इस शीट को, ये जो मेटल शीट है, इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप या तो सर्कुलर मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो आप इसको स्क्वायर मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या ट्रायंगल मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो एक काम की बात यहाँ पर ये बतानी थी, मैंने बता दी। ठीक, दूसरा पॉइंट अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, देखो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो शीट है ना ये इनफाइनाइट है। तो ये मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ कहीं जो एकदम इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है।
कहाँ पर है ये? एट इन्फिनिटी, एट माइनस इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, लेकिन मैं सिंपल बोल रहा हूँ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर है, ठीक है। तो सबको अच्छे से पता है, इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, वो बात ये है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना मानते हैं अपन? 0, ठीक है। ध्यान से समझना, अब यहाँ से फिजिक्स चालू हो गई है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो ये जो पॉइंट होता होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होता होगा 0, ये पहली बात। दूसरी बात, ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल होते हैं, समझे ना। तो सोचो क्या चालाकी से अपन ने ये पता कर लिया कि इस पूरे कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूं तो उसका पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अगर ये बात किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में वो पढ़े, अगर उसकी क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चल रहा है तो, क्योंकि नॉर्मली कंडक्टर सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना माना मैंने? 0। मैंने क्या माना, मतलब होता ही है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। फिर कंडक्टर्स क्या होते हैं? इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब कंडक्टर में हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होता है। अगर आप कंडक्टर पर प्रेजेंट कोई भी कोई भी 2 पॉइंट उठाओ तो उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इस वजह से अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो कंडक्टर में कण कण का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। कहीं की भी अगर मैं बात करूं तो वहां का पोटेंशियल भी क्या आना चाहिए? 0, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो चार्ज Q से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं। लेट्स से दिस इज 0,0,0। तो ये जो चार्ज है इसके कोऑर्डिनेट्स होगा 0,0, d। इफ वी आर अज्यूमिंग दिस प्लेन एज XY प्लेन, ठीक है। तो शीट को मैंने XY प्लेन माना है, तो ये अपने आप Z एक्सिस हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होगा 0,0, d। और अगर मैं बात करूं किसी इस पॉइंट की, यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट हो सकता है जो कि शीट के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते होंगे, कहीं पर भी मान सकता हूँ मैं, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते होंगे वो होते होंगे x, y, 0, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r बोल रहा हूँ, एंड स्मॉल r कितना होता होगा? स्मॉल r होता होगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है x, y हमने जो माना है एट x, y, 0, हमको पता चल चुका है पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0, ठीक। अब जरा सोचो, ये जो पॉइंट था x, y, 0, एक काम करते हैं इसको पॉइंट P बोल देते हैं, बार बार कौन x, y, 0 बोले। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता होगा ये 2 कारणों की वजह से होता होगा ना, है ना। यहां कहीं पर जो हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, तो इस पर जो पोटेंशियल है ये तो 2 कारणों की वजह से होता होगा। एक कारण होता होगा ये पॉइंट चार्ज, और दूसरा रीजन होता होगा ये इंड्यूस चार्ज या फिर खुद कंडक्टर, है ना। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो 2 चीजों की वजह से है। तो इस वजह से V को मैं लिख सकता हूं V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू कंडक्टर। अच्छा, मैंने कहा था कि यहां पर यूनिवर्स हमको 2 हिंट देगा, तो एक हिंट ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपने नोटिस किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो अभी एंड में उस हिंट को उठाऊंगा, ठीक है। और दूसरा हिंट आने वाला है। तो पॉइंट पर जो पोटेंशियल 0 था उसके 2 कारण थे, एक था चार्ज, दूसरा था कंडक्टर। एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो हमको लिखते आता है ना। क्या होता है? KQ बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस ये वाला होगा, अगर मैं चार्ज की वजह से लिखना चाहूँ तो, है ना, ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को भी कुछ बोल दूँ, क्या बोल दूँ, U बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है टेढ़ा वाला, इसको मैंने U बोल दिया, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। स्क्वायर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता होगा, या फिर स्क्वायर रूट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता होगा। तो पॉइंट P पर चार्ज Q की वजह से जो पोटेंशियल है वो क्या लिखूंगा? KQ बाय U।
और कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल क्या लिखूंगा, VC। तो यहाँ से मुझे कंडक्टर की वजह से वहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, विच इज़ -KQ/U। ठीक है, अब जो 2 हिंट मिले हैं मैं अब वो आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं। पहला हिंट ये था, यहाँ पर जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये जो प्लेन है इसका पोटेंशियल होना चाहिए 0। ठीक, तो देखो इस हिंट को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो प्लेन है और इसके ऊपर जो चार्ज Q रखा हुआ है, तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसा सोचो कि ये जो प्लेन है पूरा का पूरा, इसमें पोटेंशियल 0 हो जाए। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसमें कि इस वाले प्लेन में पोटेंशियल 0 हो जाए? तो थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, आपने पढ़ा है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है कि अगर यहाँ Q होता और यहाँ पर -Q होता तो ये जो प्लेन होता ये इक्वेटोरियल प्लेन हो जाता और यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है। डाइपोल नाम के टॉपिक में आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो पहला हिंट यहाँ पर यूनिवर्स ने हमको ये दिया था कि ये जो सिचुएशन है जिसमें कि एक चार्ज था और एक प्लेट थी, मतलब कि एक मेटल प्लेट थी, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वाली सिचुएशन से। समझे क्या कहने का मतलब? वैसे तो समझ गए होगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चार्ज, पॉइंट चार्ज और मेटल प्लेट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ डाइपोल, ऐसा बोल रहे हैं अपन, है ना। अब यहां पर मेटल प्लेट नहीं है ना, मेटल प्लेट हटा दी, मतलब या तो चार्ज Q और मेटल प्लेट रखोगे या फिर एक डाइपोल रखोगे, तो ये दोनों सिचुएशंस एक जैसी है। तो पहला हिंट यहाँ पर यूनिवर्स ने हमको ये दिया था। ये रिप्लेस की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ पर मेटल प्लेट है। कोई बच्चा ये मत समझ लेना कि अब यहाँ पर कोई बच्चा ये मत समझ लेना कि पॉइंट चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज -Q है और मेटल प्लेट भी है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, है ना। मेटल प्लेट का टाटा बाय बाय कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो है ये एक इमेजिनरी प्लेन है। अरे भाई, रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी एक चीज को हटा करके उसकी जगह कुछ और रखा, है ना। अब रिप्लेसमेंट का ये मतलब थोड़ी होगा कि मेटल प्लेट पहले भी है और मेटल प्लेट बाद में भी है, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। रिप्लेसमेंट का मतलब मेटल प्लेट की जगह मुझे कुछ और रखना है। तो पहला हिंट तो यहां पर हमको ये मिला था, ठीक है। कुछ तो समझ में आया होगा कि अगर पोटेंशियल 0 चाहिए है तो ऐसी सिचुएशन, यहां पर 0 पोटेंशियल वाली सिचुएशन तब आती है जब ये डाइपोल होता है। तो ये जो है इसको हम रिप्लेस करके ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मुझे पता है अभी भी तसल्ली नहीं मिलती है कि सर ऐसा कैसे, है ना। तो एक और हिंट मिला था हमको। देखो दूसरा हिंट क्या मिला था। दूसरा हिंट हमको ये मिला था कि ये जो मेटल प्लेट थी, इसकी वजह से जो पोटेंशियल हमने लिखा था वो कितना लिखा, वो लिखा आपने K -Q/U, ऐसे लिखा। और U कितना है, U था √D² + X² + Y²। तो ज़रा सोचो ना, ये भी तो आपसे यही कहना चाह रहा है ना कि अगर ये मेटल प्लेट यहाँ पर ना होती, अगर ये मेटल प्लेट ना होती, फिर से देखो ये राइट में मैंने मेटल प्लेट नहीं बनाया, हाँ, ये मैंने एक इमेजिनरी प्लेन बनाया है बस, जो कि एक्चुअली XY प्लेन है। तो ये जो है फिर से वही कहना चाह रहा है ना कि अगर यहाँ मेटल प्लेट ना होती, मेटल प्लेट की जगह एक नेगेटिव चार्ज Q होता, जो कि अगर D डिस्टेंस नीचे रखा होता, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो पोटेंशियल होता एट x, y, 0, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता वो कितना आता, वो यही तो आता ना, V = K -Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगा, √D² + X² + Y²। तो मुझे लगता है यार
इतना काफ़ी होना चाहिए, एक बच्चे को समझ में आ जाता है ना, अगर इतनी बातें उसको बोल दो तो वो समझ जाता है कि हाँ ये दोनों सिचुएशंस एक सी हैं। मतलब कि ये मेटल प्लेट बोलूँ मैं, मेटल प्लेट बोलूँ, या फिर एक नेगेटिव चार्ज क्यू बोलूँ, एक ही बात है। तो कहानी का सार ये है कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि एक चार्ज क्यू था, उसके नीचे एक इनफाइनाइट मेटल प्लेट थी, तो इस सिचुएशन को हम रिप्लेस करके ऐसा मान सकते हैं कि Q और माइनस Q, तो ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो यही जो मेथड है, इसी मेथड को मेथड ऑफ इमेज ऑफ चार्जेस बोला जाता है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि ये जो मेटल शीट थी, इसको रिप्लेस करके आप मान लो कि एक प्लेन मिरर है, और अगर ये प्लेन मिरर है तो ये इस ऑब्जेक्ट की जहाँ पर इमेज बनाएगा, आप वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ला करके रख दो। समझ में आता होगा? तो ये जो मेथड था, इसी को क्या बोलते हैं अपन, द मेथड ऑफ इमेज ऑफ चार्जेस। तो ये तो इसकी थ्योरी थी। ठीक है, अब इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करें, है ना, इसका काम कहाँ आएगा? तो देखो, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब वही मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। 2 क्वेश्चन उठाएंगे अपन, 2 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, 2 क्वेश्चन में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो देखो, एक क्वेश्चन तो ये है, तो ये क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं, एक प्लेन ये रहा और दूसरा प्लेन ये रहा, इनके बीच में एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होता है दोनों प्लेन से, वो कितना होता है, L। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को मैंने बस तो ये बता दिया कि इसका ये मतलब होता है, मतलब कि इस सिचुएशन को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे पूछा गया था वो तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है ना, तो वो भी कर लें कैलकुलेट। देखो, ये डिस्टेंस कितना था, D, तो ये भी कितना होना चाहिए, D, क्योंकि प्लेन मिरर तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता होगा वो कितना हो जाता होगा, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा गया था कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगता होगा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता था कि इस चार्ज ने मेटल पे क्या फोर्स लगाया, तो भी यही आंसर होता, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको समझाया, अगर आप उसको इसमें अप्लाई करो तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, चाहो तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो, है ना। तो इसने कहा कि एक मेटल प्लेट ये है, दूसरी मेटल प्लेट ये है, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q, ये दोनों डिस्टेंस कितने हैं, L। तो पूछता है कि पॉइंट चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स बताओ। तो बहुत आसान, देखो, इसका एक इमेज इसकी हेल्प से बनेगा, किधर, यहाँ पे -Q। फिर इसी का एक और इमेज ये भाई साहब बनाएंगे, ये कहाँ पे बनाएंगे, कहीं यहाँ पे -Q। और सुनो, यहाँ थोड़ा सा वो लोग ज़रा ध्यान से सुनना जिन लोगों ने अभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है ना, ऐसा कुछ खतरनाक सा ऑप्टिक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो ये था। ठीक है, अब ये जो इमेज है ना, इस इमेज का एक और इमेज बनाएगा ये। ठीक है, तो ये जो इमेज है, इस इमेज का एक और इमेज बनाएगा। कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो इसने बनाया इसका इमेज यहाँ पे, जो कि होगा -Q। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आ जाएगा, बोलेंगे कि सर जैसे इस वाले ने इस इमेज का इमेज बनाया, तो ठीक वैसे ही सर जो ये वाला होता होगा, ये भी तो इस इमेज का इमेज बनाता होगा। बात बिल्कुल सही है यार, बनाता होगा, देख लो, बना दे रहा हूँ। इस इमेज का इमेज ये क्या बनाएगा, -Q, ऐसे होगा। लेकिन होगा क्या, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर एक बनेंगी, तो इस वजह से इसको हम सिंगल इमेज ही काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2-2 इमेज कंसीडर नहीं करनी है।
तो ये कैसा ट्रीट किया जाएगा, सिंगल इमेज की तरह। सिंपल ऑप्टिक्स है, 11 to 12 मूविंग बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा ऑप्टिक्स, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो काम की बात यह है कि हमारे सामने जो सिचुएशन थी उसमें यहाँ Q था, तो यहाँ -Q, यहाँ -Q और यहाँ पर Q मान सकते हैं। उसके बाद तो फिर ये बेसिक कूलम्स लॉ का जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स होते हैं उसका क्वेश्चन हो गया। इस पर फोर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स इस वाले चार्ज ने लगाया, कैसा, अट्रैक्टिव। एक और इसने लगाया, कैसा, अट्रैक्टिव। और एक इसने लगाया, कैसा, रिपल्सिव। तो मुझे लगता है इतना तो सबसे आता ही होगा, है ना। पहले इसका रिजल्टेंट लिख लूँगा, क्या होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट। ये होगा K Q1 Q2 बाय, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का स्क्वायर इंटू √2। तो मैंने क्या किया, ये मैंने इसका और इसका वेक्टर एडिशन लिख दिया ये। ठीक है, अब मुझे ये वाला लिखना है। तो ये वाला लिखना है तो उसके लिए ये डिस्टेंस काम आएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2L√2। ठीक है, तो एक और फोर्स क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय 2L√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आया होगा थोड़ा। ठीक है, और इसने तो रिपल्शन लगाया तो इसका रिपल्शन उस तरफ गया, तो इस वजह से जो नेट फोर्स होगा उसके बीच में क्या लिखा जाएगा, माइनस, क्योंकि 2 की वजह से आया है रिपल्शन, 2 की वजह से आया है अट्रैक्शन और 1 की वजह से आया है रिपल्शन। तो बस यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। तो क्या आ जा रहा है आंसर, देखो KQ² बाय L² कॉमन, पहले वाले से मिलेगा मुझे √2/4। √2/4 को क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया, काम को √2/4 ही रहने दो, माइनस, और इससे मिलेगा 2√2 का स्क्वायर मतलब कि 8। ठीक है, तो आंसर चेक करें सही है या नहीं। यार कितने गंदे लोग हैं यार, K का वैल्यू रख दिए। चलो ठीक है, रख देता हूँ मैं भी, हाँ नहीं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 L² Q²। फिर यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये बन गया 2√2 - 1/8। अभी 8 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 32। तो देखें आंसर आया या नहीं, डिनोमिनेटर में 32 और ऊपर 2√2 - 1। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया। एक और ट्राई करें, बिल्कुल करना है ना, वैसे भी ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोगों के ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो अकेले कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो एक और करते हैं। टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट में तो, है ना। मैं सिर्फ 2 ही सॉल्व करूँगा, तीसरा आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए, आप लोग खुद से ट्राई करना। तो ये देखो अगला क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट चार्ज Q जो है वो रखा हुआ है, सेम चीज़ हो गई है। कहता है पॉइंट चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है, कितने पे, L पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर। फिर कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ। Surface charge density as a function of separation r from the base of the perpendicular drawn to the plane from the charge। ये थोड़ा हैवी इंग्लिश हो गई यहाँ पे, है ना, आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डिटरमाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द प्लेन एज द फंक्शन ऑफ सेपरेशन r फ्रॉम द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन फ्रॉम द चार्ज। अरे बाप रे, ये कहना चाह रहा है कि ये चार्ज Q से यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से अगर मैं r डिस्टेंस दूर चला जाऊं तो इस लोकेशन पर सिग्मा क्या होगा, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, बहुत आसान है, देखो कैसे होगा। अभी अभी हमने सीखा कि इस सिचुएशन को रिप्लेस करके Q तथा -Q माना जा सकता है, और जैसे ही इसको मैंने रिप्लेस करके Q तथा -Q मान लिया, ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, है ना। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक डायपोल की वजह से,
और डायपोल की वजह से फील्ड का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा, क्या होता है इक्वेटोरियल पे, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ए जो है इसको बोला करते थे जब हम डायपोल पढ़ते थे, तो वो जो ए है यहाँ पर एक्चुअली एल है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट यहाँ कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिखा है मैंने, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एकदम कंडक्टर के पास लिखा है, नियर द सरफेस, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ना, इसके एकदम पास लिखा है यहाँ पे। और कंडक्टर के एकदम पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबको पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल है, यहां से देखो सिग्मा पता चल गया है ना, कितना आ रहा है सिग्मा, यहां से के का वैल्यू रख दो, एक काम करो एप्सिलॉन नॉट को उड़ा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, 2 से ये गया, तो सिग्मा आ गया, कितना आ रहा है सिग्मा, सिग्मा इज QL बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। so this is the surface charge density for induced charges। देखिए आंसर सही है या नहीं, एक माइनस के साथ दिया हुआ है ना, तो हाँ तो सही है ना। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ना, कैसे भूल गया मैं, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अभी तो समझाया था ये कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें कैसा चार्ज इंड्यूस होता है, नेगेटिव, है ना। और इसने ऊपर वाले हिस्से का ही पूछा है, तो इस वजह से यहाँ पर समझदारी के साथ हम खुद से एक माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आंसर डिपेंड करेगा कि इसने ये जो मेटल शीट के बारे में बात की है, तो इस मेटल शीट में ये ऊपर वाले सिग्मा की बात कर रहा है या नीचे वाले सिग्मा की बात कर रहा है। तो अगर ऊपर वाले की बात करेगा तो माइनस लगा देंगे, और नीचे वाले की बात करेगा तो प्लस रहने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने समाज का भला कर दिया है ये लेक्चर बना के। एक क्वेश्चन और है, जानबूझ के मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सॉल्व करें। ये वाला देखो जरा, ये आप लोग आराम से ट्राई करना, और आंसर भी देखो यहीं पे दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर इसके आंसर आ जाए, दोनों बन जाए, तो यार कमेंट वमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।